Chapter number 6, Weavers, Iron Smelters and Factory Owners. So, in this chapter, we'll discuss about the two very important industries during the time of the British rule, that is textile industry, iron and steel industry, और साथ ही बात करेंगे उनके डिक्लाइन के बारे में भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि हम बात करें हमारी इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में, हमें पता होना चाहिए कि इंडियन टेक्सटाइल यानी जो इंडिया का जो फैब्रिक था, जो कपड़ा था, वो कितना फेमस था पूरे वर्ल्ड में। So India was the world's largest cotton producer and was famous for its finest cotton in the world. मतलब जो इंडिया था वो पूरे वर्ल्ड में किस लिए फेमस था? ना सिर्फ इसलिए कि वो एक लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर था, बल्कि जो कॉटन यहाँ पे प्रोड्यूस होती थी वो बहुत ही फाइनेस्ट क्वालिटी की होती थी। और जो इंडिया का टेक्सटाइल होता था वो इतना ज्यादा फेमस था कि वो कहाँ कहाँ पे ट्रेड होता था। वो ट्रेड होता था साउथ ईस्ट एशिया में और साथ ही वेस्ट और सेंट्रल एशिया में भी। एंड नॉट ओनली दिस, इन 16th सेंचुरी यूरोपियंस स्टार्टेड परचेजिंग इंडियन टेक्सटाइल्स। मतलब जो यूरोपियंस थे 16th सेंचुरी में, उन्होंने जो इंडिया का टेक्सटाइल था, इंडिया का जो कपड़ा था, फैब्रिक था, उसको परचेज करना शुरू कर दिया था। और वो जो टेक्सटाइल्स परचेज करते थे उनमें बहुत से जो टेक्सटाइल थे वो किस तरह के थे, जैसे कि सच एज पटोला वीव विच वॉज वोवन इन अहमदाबाद, पाटन एटसेट्रा। अब यहाँ जो आपको इमेज में दिखाया गया ये क्या है? ये एक पटोला डिजाइन का कपड़ा है। अब ये एक वीविंग स्टाइल था, मतलब कपड़ा बुनने का तरीका था जो पटोला वीव था। और ये कहाँ पे बुना जाता था? अहमदाबाद, पाटन, और साथ ही से बुना जाता था सूरत में भी। और ये कपड़ा अपने डिजाइन, अपने वीविंग स्टाइल की वजह से इतना फेमस हुआ कि ना सिर्फ यूरोपियन नेशंस में बल्कि इट वॉज ऑल्सो फेमस इन इंडोनेशिया। ये इंडोनेशिया में भी बहुत ज्यादा फेमस हुआ। इंडोनेशिया में ना सिर्फ ये कपड़ा बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट अर्न कर पाया, ह्यूज प्रॉफिट्स अर्न करवा पाया अपने ट्रेडर्स को, बल्कि ये इतना ज्यादा उन लोगों को पसंद आया कि उन्होंने इस तरह का कपड़ा जो था, जो ये वीविंग पैटर्न था, इसे सीख लिया और वो पटोला जो वीव होता था उस तरह से अपने कपड़ों को भी बुनने लगे। Even many Indian words are still used in different foreign languages. All these were the names of various textiles of India. यानी आज भी ऐसे बहुत से इंडियन वर्ड्स हैं जो फॉरेन लैंग्वेजेस में यूज किए जाते हैं। और ये कौन से इंडियन वर्ड्स है? ये वो इंडियन वर्ड्स है जो बेसिकली वेरियस टेक्सटाइल्स के नाम थे, जो कि कहाँ पे प्रोड्यूस होता था? इंडिया में। तो ये नाम जो थे, जो ये अलग अलग नाम पड़े और ये जो वर्ड्स फॉरेन लैंग्वेजेस में यूज होने लगे, तो ये नाम कैसे पड़े ये भी जान लेते हैं। The first encounter of Britishers with fine cotton was through Arab traders in Mosul. अब जो ये ब्रिटिशर्स थे, इनको इंडियन नाम कैसे पता चले, उसके पीछे भी एक शॉर्ट स्टोरी है कि जो इनका फर्स्ट एनकाउंटर हुआ यानी सामना हुआ किसके साथ? फाइन कॉटन के साथ। वो किनके थ्रू हुआ था? थ्रू अरब ट्रेडर्स। और ये कहाँ पे मिले थे? मोसुल में। अब मोसुल एक सिटी है, ये कहाँ पे है? ये है इराक में। तो क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया कॉटन थी जो इन्हें मिली मोसुल शहर में, तो इन्होंने इस कपड़े का नाम क्या रखा? दे कॉल्ड इट मसलिन। अब ये जो आपको ये इमेज दिखाई गई है, इसमें जो ये ड्रेस दिखाई गई है, ये किससे बनी हुई है? ये बनी हुई है मसलिन से। आपने अपने घरों में अपनी ग्रैंड मॉम्स और अपनी मॉम से कपड़े का नाम सुना होगा जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है? मलमल। अब ये बहुत ही फाइन क्वालिटी की कॉटन होती है, बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा होता है। इसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? मसलिन। एंड लाइकवाइज कैलिको वॉज द क्लॉथ विच इज मेड इन कैलिकट। कैलिकट एक जगह है इंडिया में, तो जो कपड़ा वहां से था मिला, वो उसको क्या नाम से जाना जाता है? कैलिको। अब जो इसके पीछे जो कहानी है वो कुछ इस तरह से है कि जो पोर्टुगीज थे, ये सबसे पहले जब इंडिया में आए तो ये किस जगह पे आए? कालीकट में। तो इनका मेन एम तो ये था कि इन्हें क्या खरीदने थे? स्पाइसेस। लेकिन स्पाइसेस के साथ ही इन्होंने ये देखा कि बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का कपड़ा जो है यहाँ पे बुना जा रहा है कालीकट में, और उस कपड़े को जब उन्होंने यूरोप में ले जाकर बेचा तो उन्होंने उस कपड़े को किस नाम से बेचा? कालिको या कैलिको नाम से। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि इंडिया के जो नाम है, जो कपड़ों के नाम है,
वो फॉरेन लैंग्वेजेस में यूज किए जा रहे हैं, और वो जो नाम रखे गए हैं वो बेसिकली उन जगहों के नाम पे रखे गए हैं जहां से उन्हें वो कपड़ा पहली बार देखने को मिला या उन्होंने परचेज किया। इसी तरह के कुछ और नाम भी थे, जैसे कि कासिम बाजार, पटना, चारपुर। अब बेसिकली है तो ये जगहों के नाम, लेकिन क्योंकि इन्होंने इन इन जगहों से कपड़ा परचेज किया है और बाद में ले जाके उसे यूरोप में बेचा है, तो ये क्या करते थे कि थोड़ा सा उस वर्ड को मॉडिफाई कर देते थे, और फिर उस मॉडिफाइड नेम के साथ उस फैब्रिक को अटैच कर दिया जाता था एक नाम। यानी कि आप क्या कह सकते हैं कि जैसे कैलिकट है, तो कैलिकट का कपड़ा जो है उसके साथ क्या नाम अटैच कर दिया, कुछ मिलता जुलता, जैसे कि कैलिको। तो इन जगहों से भी जो कपड़ा खरीदा उनको भी कुछ ना कुछ नाम अटैच करके यूरोप में बेचा गया, और उससे बहुत ज्यादा उन्हें ह्यूज प्रॉफिट्स भी अर्न हुए। तो अब आप ये कह सकते हैं कि हाँ, ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं फॉरेन लैंग्वेज में जो कहाँ पे रिलेट कर रहे हैं इंडियन वर्ड्स के साथ, क्योंकि उस तरह का जो फैब्रिक था वो इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा था। ऐसे ही कुछ और नाम भी थे, जैसे कि some other words were chintz and bandana, derived from the Hindi words chin and bandhana। तो जो ये आपको इमेज दिखाई गई है, फर्स्ट इमेज है चिंट्स की, जो कि किस हिंदी वर्ड से लिया गया है, चिंत वर्ड से। अब ये जो कपड़ा होता था ये होता कैसा था, ये एक ऐसा फैब्रिक होता था जिसके ऊपर फ्लोरल डिजाइन होता था, यानी फ्लावर्स का एक डिजाइन होता था। और आपको यहाँ इमेज में भी यही दिखाया गया है, कपड़ा जिसके ऊपर एक फ्लावर का डिजाइन है ना। और ये इतना ज्यादा फेमस हो गया था इंग्लैंड में कि वहां के जो रिच क्लास लोग थे, इवन जो क्वीन थी, वो भी इस कपड़े को पहनना पसंद करती थी। और साथ ही जो ये दूसरी इमेज है ये दिखाई गई है बेंडाना की या बांधना की। तो ये बेसिकली एक ऐसा कपड़ा होता था जो कि इंडिया में प्रोड्यूस होता था। अब ये जो बांधना वर्ड है, अगर आप में से बहुत से लोग जो राजस्थान के रहने वाले हैं उन्होंने ये कपड़ा जनरली अपने घरों में देखा होगा लेडीज को यूज करते हुए, जिसे कहा जाता है बांधनी। तो वही कपड़ा फॉरेन कंट्रीज में यूज किया जा रहा है बैंडाना नाम से, और ये स्कार्फ्स के तौर पे भी यूज होता था, या जो भी उनका अपना पर्पस था उसको यूज करने का, उस वे में उसे यूज करते थे। अब इस वर्ड को बांधना या बांधनी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब आप इस कपड़े को डिजाइन कर रहे हैं, उस पर कलरिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए पहले कपड़े को बांध दिया जाता है और उसके बाद उसे कलर किया जाता है। तो इस वजह से आप ये कह सकते हैं कि ये बेसिकली टाई का प्रोसेस फॉलो करके बनाया जाने वाला एक कपड़ा है। तो उसका नाम क्या है, बांधना, जिसे कहा जा रहा है बैंडाना। यानी हमारे जो इंडिया के कपड़े हैं वो कितने ज्यादा फेमस थे। तो आपको ये तो पता चल गया कि यूरोपियन मार्केट में हमारा कपड़ा फेमस हो रहा है, तो थोड़ा सा और भी इसके बारे में जान ले कि आखिर इंडियन टेक्सटाइल्स की सिचुएशन क्या थी यूरोपियन मार्केट्स में। अगर बात करें इंडियन टेक्सटाइल्स की इन द यूरोपियन मार्केट्स, तो 18th सेंचुरी में हमारे जो इंडियन टेक्सटाइल थे वो बहुत ज्यादा फेमस होने लग गए यूरोपियन मार्केट में। अब जैसे कि हमने पढ़ा ना कि जो फ्लोरल डिजाइन वाला कपड़ा उसको क्वीन तक पहनना पसंद कर रही है, तो बहुत ज्यादा ह्यूज डिमांड होने लगी यूरोपियन मार्केट में इंडियन कपड़ों की। एंड ड्यू टू ह्यूज डिमांड द वूल एंड सिल्क मेकर्स, कहाँ के वूल एंड सिल्क मेकर्स, जो ब्रिटेन के सिल्क मेकर्स थे, वूल मेकर्स थे, स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द इंपोर्ट ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स इन 1720। अब 1720 में ये हुआ कि जो वूल एंड सिल्क मेकर्स थे इंग्लैंड के, उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। जो वहां की गवर्नमेंट थी उससे ये कहा कि आप बैन कर दीजिए किस पे, कि कोई भी इंडियन टेक्सटाइल जो है वो इंपोर्ट नहीं होगा इंग्लैंड में, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि बहुत ज्यादा डिमांड जो है वो किनकी है, इंडियन टेक्सटाइल्स की, और उस वजह से उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान हो रहे हैं। एक्चुअली उनका ये कहना था कि क्योंकि अभी जो ब्रिटिश कॉटन मेकर्स हैं वो अपनी बर्डिंग स्टेज पर हैं। अब बर्निंग स्टेज का मतलब ये होता है कि वो अभी अपने बिजनेस के बिल्कुल शुरुआती दौर में है, तो इसलिए उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है क्या चीज करना, compete कर पाना इंडियन टेक्सटाइल्स के साथ। और क्योंकि इंडियन टेक्सटाइल की डिमांड बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से जो ब्रिटिशर्स हैं उनको लॉसेस बियर करने पड़ रहे हैं, यानी वहां के जो सिल्क मेकर्स हैं, वूल मेकर्स हैं, उनको। तो उन्होंने क्या कहा कि आप इसे इम्पोर्ट करना बंद कर दीजिए। हालत ये हो गई थी कि बाद में To safeguard English producers, a calico printing industry grew under government protection। यानी गवर्नमेंट प्रोटेक्शन के अंडर एक इंडस्ट्री लगाई गई जहां पे कपड़ा प्रोड्यूस होता था। वो किस लिए लगाई गई, ताकि जो इंग्लिश प्रोड्यूसर्स है उनको हेल्प आउट किया जा सके, उन्हें सेफ गार्ड किया जा सके, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा लॉसेस बियर करने पड़ रहे थे। बिकॉज जो इंडियन टेक्सटाइल था वो बहुत ही ज्यादा ह्यूज डिमांड जो था गेन कर चुका था
कहाँ पे? यूरोप में, इंग्लैंड में। तो उस वजह से जो इंडस्ट्री लगाई गई उसका नाम क्या रखा गया है? कैलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्री। अब यहाँ पे भी आप ये देखिए कि नाम जो है वो कैलिको रखा गया है। अब ये जो कैलिको था, अभी हमने ये इस बारे में डिस्कस किया ना कि वो किस वजह से रखा गया था कैलिको नाम, कालीकट जो जगह है उसके नाम पे। तो यानी नाम उन्होंने कौन सा रखने की कोशिश की है? इंडियन टेक्सटाइल वाला ही। एंड नॉट ओनली दिस, दे यूज टू कॉपी इंडियन प्रिंट्स। ना सिर्फ उन्होंने इंडियन नाम रखा है ताकि लोगों में एक ये भ्रम पैदा हो जाए कि वो कुछ इंडियन प्रोडक्ट ही परचेज कर रहे हैं, बल्कि वो क्या कर रहे हैं? इंडियन प्रिंट्स को कॉपी भी कर रहे थे। और ये सब किस लिए किया जा रहा था? ताकि जो इंग्लिश प्रोड्यूसर्स हैं उनको क्या किया जा सके, उन्हें सेफ गार्ड किया जा सके। अब जब इतनी ज्यादा सिचुएशन बिगड़ रही थी इंग्लैंड में कि उनको लग रहा था कि उन्हें बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, टफ कंपटीशन जो है बियर करना पड़ रहा है इंडियन टेक्सटाइल की वजह से, तो उन्होंने ये सोचा कि हम अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसको थोड़ा इम्प्रूव करें, थोड़ा डेवलप करें, सो दैट हम इस टफ कंपटीशन वाली सिचुएशन को फेस कर पाए। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि दे स्टार्टेड इंट्रोड्यूसिंग टेक्नोलॉजी। एंड उसमें क्या क्या चीजें देखने को मिली कि कुछ इन्वेंशंस हुई, जैसे स्पिनिंग जेनी और स्टीम इंजन की। So, with the invention of spinning jenny in 1764 and steam engine in 1786, cotton weaving became speedy and cheaper also. तो 1764 में जब ये स्पिनिंग जेनी नाम की मशीन बनाई गई, ये जो आपको इमेज में दिखाया गया है ये स्पिनिंग जेनी है, और इसको बनाने वाले जो थे उनका नाम था जॉन के। एंड इसी तरह 1786 में एक और मशीन बनाई गई जिसका नाम था स्टीम इंजन, और इसको बनाने वाले का नाम था रिचर्ड आर्कराइट। तो जब ये इस तरह की मशीन्स बनाई जाने लगी तो उसका बेनिफिट ये हुआ कि जो कॉटन वीविंग थी, यानी जो कॉटन को बुनने का जो प्रोसेस था, ना सिर्फ वो हो गया स्पीडी बट इट ऑल्सो बिकेम चीपर। अब देखिए, स्पीडी तो आप समझ गए हैं कि हम अगर एक सिंपल बात करें, एक एग्जांपल लें कि जैसे अगर आप इसे खुद हाथ से बना रहे होते हैं तो सपोज कर लेते हैं कि वन मैन जो है वो सिर्फ क्या बना पाता है? एक पीस बना पाता है कॉटन का पूरे दिन में, जो कॉटन क्लॉथ है। लेकिन अगर हम मशीन को यूज कर रहे हैं तो वही वन मैन अब बना पा रहा है, सपोज कर लीजिए, 2 पीसेज ऑफ कॉटन क्लॉथ। तो इससे क्या हो गया? काम हो गया स्पीडी, और ये चीपर भी हो गया। चीपर इस वजह से हो गया कि जब हमने मशीन्स इंस्टॉल कर ली तो जो हमें बहुत सारे लोग लगाने पड़ते थे और उनको सैलरीज देनी पड़ती थी, तो अब मशीन की वजह से हमें लोग ज्यादा एम्प्लॉय नहीं करने पड़ रहे हैं और सैलरीज भी थोड़ी कम देनी पड़ रही है। इस वजह से ये सस्ता भी बढ़ने लग गया। तो अब जब ये इन्वेंशंस होने लग गई, मशीन्स का यूज होने लग गया, तो इस वजह से क्या हुआ? ब्रिटेन विद मैकेनाइज्ड कॉटन प्रोडक्शन बिकेम अ वर्कशॉप फॉर द वर्ल्ड। यानी जो ब्रिटेन था अपनी मैकेनाइज्ड कॉटन प्रोडक्शन की वजह से, यानी कि अब वो मशीन्स का यूज कर रहे हैं ना जो कॉटन प्रोड्यूस करनी है उसके लिए, तो ये क्या बन गया? ये बन गया एक वर्कशॉप पूरे वर्ल्ड के लिए। उसको वर्कशॉप के नाम से जाना जाने लग गया। वहां पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने लग गया, और जो कपड़ा था वो बहुत जल्दी प्रोड्यूस हो जाता था, बहुत ही स्पीडीली प्रोड्यूस हो जाने लग गया। हालांकि अब जब से ये मशीन्स आई थी इस वजह से जो कपड़ा था बहुत जल्दी प्रोड्यूस हो रहा था और बहुत ही चीप रेट पे प्रोड्यूस हो रहा था, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि इंडियन टेक्सटाइल वॉज स्टिल डोमिनेटिंग द वर्ल्ड मार्केट। जो इंडियन टेक्सटाइल था वो तब भी डोमिनेट कर रहा था पूरे वर्ल्ड मार्केट को, यानी अब भी उनका जो कंट्रोल था, जो दबदबा था वर्ल्ड मार्केट में, वो ज्यादा था। इंडियन टेक्सटाइल को अभी भी बहुत ज्यादा लोग पसंद कर रहे थे और उसकी अभी भी बहुत ज्यादा डिमांड थी। और हम इस बात का इस वजह से पता लगा सकते हैं कि मेनी यूरोपियन कंपनीज वर मेकिंग मनी आउट ऑफ इट। मतलब अभी भी ऐसी बहुत सी यूरोपियन कंपनीज थी, जैसे कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, देन डच कंपनी एंड देन फ्रेंच कंपनीज, ये अभी भी बहुत ज्यादा पैसा जो था अर्न कर पा रहे थे। किस वजह से? इंडियन टेक्सटाइल की वजह से, क्योंकि अभी भी इनकी बहुत ह्यूज डिमांड थी। सो नाउ दैट वी नो अबाउट द इंडियन टेक्सटाइल एंड इट्स ह्यूज डिमांड, तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि इतनी फाइनेस्ट क्वालिटी का कॉटन जो प्रोड्यूस होता था उसे प्रोड्यूस करने वाले लोग कौन थे? वो जो वीवर्स थे जिन्हें हम बुनकर कहते हैं, वो लोग कौन थे, कैसे थे, और वो अपना काम कैसे करते थे? तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। हु वर द वीवर्स? आखिर वो जो वीवर्स थे, जो बुनकर थे, जो इस कपड़े को बुनते थे, बनाते थे, वो लोग कौन थे? वेल,
कम्युनिटीज दैट हैड द क्वालिटी ऑफ फाइन वीविंग, ऐसी कम्युनिटीज जिनके पास क्या क्वालिटी थी कि वो बहुत ही बढ़िया तरीके से कपड़ा बुन सकते थे, तो ये लोग क्या कहलाते थे? वीवर्स। अब ये कम्युनिटीज इस तरह का फाइन कपड़ा कैसे बुन पाती थी? वेल, जनरेशंस बहुत ज्यादा बीत चुकी थी यही काम करते हुए। जैसे कि अगर हम सपोज करें कि एक ग्रैंडफादर थे जो ये कपड़ा बुनते थे, वीविंग का काम करते थे, बाद में उन्होंने ये क्वालिटी जो थी पास ऑन कर दी अपने सन को, और सन ने क्वालिटी पास ऑन कर दी अपने बेटे को, यानी कि जो इनका ग्रैंडसन था उसको। तो ग्रैंडफादर से ये क्वालिटी गई सन के पास, और फिर ये क्वालिटी किसके पास गई? ग्रैंडसन के पास। तो ऐसे जनरेशन टू जनरेशन ये क्वालिटीज पास होती जा रही थी। और जो लोग ये बहुत पहले से काम करते आ रहे थे, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, तो उन लोगों को क्या कहा जाता था? वीवर। दे हैड डिफरेंट नेम्स, तंती, जुलाहा, कायकुलार। अब जो ये आपको इमेज में दिखाया गया है, ये एक वीवर है और ये क्या कर रहा है? कपड़ा बुन रहा है। और इंडिया में बहुत अलग अलग नामों से इन्हें बुलाया जाता था, जैसे कि बंगाल में इन्हें कहा जाता था तंती, जुलाहा इन्हें कहा जाता था नॉर्थ इंडिया में, और कायकोलार कहा जाता था इन्हें साउथ इंडिया में। तो अब आपको ये तो पता चल गया कि इनके अलग अलग नाम थे, और ये जो वीवर्स है बहुत बढ़िया क्वालिटी का कपड़ा बुनते थे, लेकिन इसका प्रोसेस क्या था वो भी जरा समझ लेते हैं। वेल, women used to spin thread on चरखा and roll it on तकली। अब जैसा कि यहाँ आपको इमेज में दिखाया गया है, ये जो लेडी है ये क्या कर रही है? ये चरखा के ऊपर क्या कर रही है? थ्रेड बना रही है। अगर आप ये देखें तो ये उन्होंने क्या किया, ये सारा एक प्रॉपर थ्रेड जो है उसको बना रही है। और जब वो थ्रेड बन जाता था तो उसे रोल कर दिया जाता था तकली पे। अब तकली आप ये समझ सकते हैं कि एक छोटा सा वुड का पीस जिसके ऊपर उस धागे को आप लपेट के रख देंगे, सो दैट इज तकली। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता था कि क्लॉथ वॉज डाइड बाय रंग रेज। जो वो कपड़ा तैयार होता था उस थ्रेड में से, उसको डाई करने के लिए यानी उसको रंग करने के लिए किसके पास भेजा जाता था? रंग रेज के पास। तो आप ये रिलेट कर सकते हैं नाम कि रंग किया जा रहा है तो उसको कौन रंगेगा? रंगरेज रंग रहा है। मतलब आपको भी ये समझ आ रहा है कि आपने इन वर्ड्स को कैसे रिलेट करना है। एंड ब्लॉक प्रिंटेड बाय छिपिगर्स, यानी वो लोग जो उसके ऊपर एक ब्लॉक प्रिंटिंग करेंगे, उसको एक अच्छा डिजाइन देंगे, उनको हम क्या कहते थे? छिपिगर्स। तो आपको ये भी समझ आ गया कि जो इंडियन टेक्सटाइल था उसकी कितनी ह्यूज डिमांड थी वर्ल्ड में, उसकी क्वालिटी कितनी फाइन थी, और आप ये भी जान चुके कि उसको बनाने का प्रोसेस क्या था, और उसको बनाने वाले लोग जो अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से जाने जाते थे। तो जब आपको ये सारा चीज समझ आ चुकी है, तो अब हम ये भी जान लेते हैं कि इंडियन टेक्सटाइल जो था, वो इंडस्ट्री जो पूरा था इंडियन टेक्सटाइल का, वो डिक्लाइन कैसे होने लगा। तो वो ऐसे क्या रीजंस थे जिनकी वजह से हमारी जो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उसने डिक्लाइन फेस किया। द फर्स्ट वाज टफ कंपटीशन। अब हुआ ये कि जो ब्रिटिश कॉटन मिल्स थी ना, क्योंकि वहां पे तो इंट्रोड्यूस हो गई थी बहुत सारी मशीनरी, मतलब उन्होंने तो अपनी टेक्नोलॉजी जो थी वो डेवलप कर ली थी ना। देयर वाज अ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट विच वाज एक्सपीरियंस्ड ओवर देयर। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि एक बहुत ही ज्यादा टफ कॉम्पिटिटर के तौर पे ये उभर के आए हमारी इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। क्योंकि अब ये क्या कर पा रहे थे, अपना जो भी इनका प्रोडक्ट था वो बहुत ही स्पीडीली बना पा रहे थे और बहुत ही चीप रेट पे। इसको अगर मैं एक आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊं, मान लीजिए कि आपके घर के पास ना दो शॉप है, एक है फर्स्ट नंबर शॉप और एक है सेकंड नंबर शॉप। अब ये जो शॉप है इसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये ब्रिटेन की शॉप है और ये है इंडिया की शॉप। अब जो ब्रिटेन वाले हैं ये टेक्सटाइल को बिकॉज ऑफ देयर मशीन्स बहुत ही फास्ट बना लेते हैं, यानी ये आपको हार्डली वन डे के अंदर वो चीज प्रोवाइड कर सकते हैं जो आपको खरीदनी है। और जो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है यानी ये जो शॉप है, क्योंकि ये काम कर रहे हैं स्लो, रीजन बीइंग ये मशीन्स का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे ना, तो उस वजह से ये आपको जो प्रोडक्ट है कितने दिन में दे पाते हैं, सपोज कर लीजिए 2 डेज के गैप पे। तो अब बताइए आप कौन सी शॉप पर से सामान खरीदना पसंद करेंगे? ऑब्वियसली वहां से ना जहां से आपको जल्दी सामान मिलता है। तो सेम वॉज द कंडीशन एट दैट टाइम ऑल्सो। इस वजह से एक ऐसा टफ कॉम्पिटिशन अराइज हो गया कि जो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उसने डिक्लाइन फेस किया। मोर ओवर ब्रिटेन इम्पोज हैवी इम्पोर्ट ड्यूटी, यानी ब्रिटेन ने क्या किया, हैवी इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी। अब जैसे कि हमने ये पढ़ा था ना कि जो सिल्क मेकर्स और वूल मेकर्स है ब्रिटेन के, उन्होंने क्या कहा था अपनी गवर्नमेंट से कि इंडियन टेक्सटाइल को आप बैन कर दीजिए क्योंकि हमें बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है।
तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, हैवी इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी इंडियन टेक्सटाइल्स पे। अब आप में से बहुत से बच्चे क्वेश्चन करेंगे कि ये इम्पोर्ट ड्यूटी क्या है, और अगर ये हैवी इम्पोर्ट ड्यूटी हो तो उसकी वजह से हमारे टेक्सटाइल पे क्या फर्क पड़ेगा। सपोज कीजिए कोई मिस्टर ए हैं और ये क्या कर रहे हैं, ये है एक इंडियन टेक्सटाइल प्रोड्यूसर। अब अगर इन्हें किसी फॉरेन कंट्री में अपना जो प्रोडक्ट है उसको बेचना है, तो उस कंट्री में उन्हें कुछ पे करना पड़ेगा टैक्स। और ये जो टैक्स होता है ना, जो कि वहां पे अगर आप फॉरेन कंट्री में अपना सामान बेचने के लिए पे कर रहे हैं, दैट इज व्हाट अ काइंड ऑफ ड्यूटी, जो कि कही जाती है इम्पोर्ट ड्यूटी। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि उन्होंने एक ऐसा कपड़ा बनाया था जिसको कि वो मार्केट में बेचना चाहते थे 100 रुपीज में, और अगर उस पे उन्हें इम्पोर्ट ड्यूटी देनी पड़ गई 50 रुपीज की, तो अब उस कपड़े की कीमत हो जाएगी 150 रुपीज। यानी जो वो प्रोडक्ट था, जो वो कपड़ा था, उसकी कॉस्ट जो है वो हो गई इंक्रीज। अब ऐसे टाइम पे अगर ब्रिटिशर्स जो हैं आपको उतना ही अच्छी क्वालिटी का कपड़ा प्रोवाइड कर रहे हैं 100 रुपीज में, तो आप कौन सा कपड़ा चूज करेंगे, वही ना जो आपको कम दाम पे मिल रहा है। सो सच वॉज द सिचुएशन जिसकी वजह से इंडियन टेक्सटाइल जो था वो डिक्लाइन फेस कर रहा था। सिमिलरली कुछ और भी रीजंस थे। अब देखिए, ब्रिटिश कंट्रोल ओवर अफ्रीकन अमेरिकन एंड यूरोपियन मार्केट। दिस मीन्स कि जो ब्रिटिशर्स थे, जो प्रोड्यूसर्स थे ऑफ द टेक्सटाइल, इनकी जो सेल थी वो इन तीनों जगह पे बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। वेयरएज जो हमारे इंडियन टेक्सटाइल थे, इनकी जो सेल थी वो होती चली गई डिक्रीज, क्योंकि अब लोगों को बहुत स्पीडीली जो था उनका प्रोडक्ट भी मिल जाता था और कम दामों पे मिल जाता था। तो इस वजह से इंडिया की जो टेक्सटाइल थी उनको डिक्लाइन फेस करना पड़ रहा था, बिकॉज उनकी जो सेल थी वो डिक्रीज होती जा रही थी। प्लस ब्रिटिश कॉटन फ्लडेड इंडियन मार्केट। अब हुआ ये कि जैसे पहले अगर पास की बात करें तो क्या सिचुएशन थी, हमारा जो इंडियन टेक्सटाइल था वो जा रहा था ना ब्रिटेन में। अब क्या होने लग गया कि ब्रिटिश जो कॉटन थी, ब्रिटेन से आई हुई जो कॉटन थी, वो इंडिया में बहुत ज्यादा आ गई। इस चीज का आप इससे भी पता लगा सकते हैं कि 1830 में ये सिचुएशन हो गई थी कि इतनी ज्यादा इंडियन मार्केट में ह्यूज इनफ्लो हो गया था कॉटन का, जो कि ब्रिटेन से आ रही थी, कि मतलब ये सिचुएशन पैदा हो गई थी कि 2/3 जो हमारे कॉटन जो क्लोथ्स बने होते थे इंडियंस के, वो किससे बने होते थे, ब्रिटिश कॉटन से। तो सपोज कर लें कि अगर किसी के पास 30 पीसेज ऑफ ड्रेसेस हैं, तो उसका 2/3 यानी उसके पास कम से कम जो 20 ड्रेसेस होते थे उस इंसान के पास, वो किससे बने हुए होते थे, ब्रिटिश कॉटन से। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी वजह से कितनी ज्यादा हालत खराब हो गई थी हमारी इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, और इसकी वजह से और क्या चीजें हो गई थी। इंडियन वीवर्स वर बैडली हिट बाय अनएम्प्लॉयमेंट। अब जब हमारा सामान फॉरेन कंट्रीज में तो नहीं बिक रहा, यहां तक कि इंडिया में ही अब जो है वहां पर भी बिकना बंद हो गया, बिकॉज क्या हो गया है, ब्रिटिश कॉटन जो है वो बहुत ज्यादा अवेलेबल हो गई है मार्केट में। तो जो इंडियन वीवर्स थे, यानी जो हमारे बुनकर थे, वो बेरोजगार हो गए। इतनी ज्यादा सिचुएशन बिगड़ गई कि फाइनली हुआ ये कि दे फाइल्ड अ पिटिशन एज पीपल वर बाइंग ब्रिटिश कॉटन टेक्सटाइल। मतलब उन्होंने एक पेटिशन फाइल किया, वो लोग कोर्ट में चले गए, वहां पे उन्होंने एक पेटिशन फाइल किया, क्योंकि अब वो लोग क्या चाह रहे थे कि हमें सेफ गार्ड किया जाए। जैसे ब्रिटेन के जो वूल मेकर्स थे वो गए थे ना अपनी गवर्नमेंट के पास, सिमिलरली यहाँ इंडिया में भी लोग कहाँ पहुंचे, कोर्ट में पहुंचे, और उन्होंने क्या किया, पेटिशन फाइल किया। अब हालांकि उन्हें इसमें कोई सॉल्यूशन मिला या नहीं, उसके बारे में हम कुछ पक्के तौर पे नहीं कह सकते, क्योंकि हालत ये थी कि बस हमारी जो इंडस्ट्री थी वो बस डिक्लाइन की तरफ ही जा रही थी। अब हालांकि सिचुएशन इतनी बिगड़ती जा रही थी कि जितने भी इंडियन मेन एंड वीमेन थे जो बेसिकली वीविंग का काम करते थे, वो लोग क्या फेस करने लग गए थे, अनएम्प्लॉयमेंट। वो लोग जॉबलेस होते जा रहे थे। बट स्टिल उस टाइम भी एक चीज जो देखने में आई वो क्या थी, somehow ऐसा हुआ कि हैंडलूम वीविंग स्टिल एग्जिस्टेड फॉर सम रीजंस। मतलब अभी भी कुछ ऐसे कारण थे जिसकी वजह से जो हैंडलूम वीविंग था वो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा था। अब वो क्या वजह थी ये भी समझ लेते हैं। देखिए, जो ब्रिटिशर्स थे ना, वो बेसिकली क्या करते थे, वो बहुत ही फाइन क्वालिटी का कपड़ा बनाते थे, जो कि सिर्फ कौन लोग परचेज कर सकते हैं, सिर्फ रिच क्लास लोग ही परचेज कर सकते हैं। तो अभी भी जो पुअर लोग थे जिनके लिए के कोर्स कपड़ा बनाना पड़ता था, ऐसा कपड़ा जो बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी का नहीं होता था, तो वो कहाँ पे बनाया जाता था, हैंडलूम वीवर्स के द्वारा बनाया जाता था इंडिया में ही। मतलब अभी भी ये एक कारण था जिसकी वजह से हैंडलूम वीविंग एग्जिस्ट कर रहा था।
इसके अलावा ऐसी साड़ीज यानी ऐसी कुछ इंडियन ड्रेसेस जिनके ऊपर के बहुत ही ज्यादा इंट्रिंसिक बॉर्डर बनाए जाते थे। अब इंट्रिंसिक बॉर्डर क्या होता है कि ऐसा साड़ी बनाया जाना जिसके ऊपर की आप बहुत ही बारीक जो है एम्ब्रॉयडरी करेंगे या कुछ भी ऐसा डिजाइनर वर्क करेंगे। तो इस तरह की जो साड़ीज थी वो अभी भी ब्रिटिशर्स नहीं बना पाते थे, जिसकी वजह से हैंडलूम वीविंग अभी भी इंडिया में मौजूद था। Moreover, शोलापुर एंड मदुरा बिकेम इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ वीविंग। अब ये जो दोनों जगह आपको बताई गई है, शोलापुर और मदुरा, यहाँ पे क्या हो गया, एक इम्पोर्टेंट सेंटर उभर के आए वीविंग के। अब जरा अगर आप यहाँ मैप में देखें तो ये आपको दिखाया गया है शोलापुर। अभी जो शोलापुर है ये कहाँ पे है, ये है महाराष्ट्र में। और आपको दिखाया गया मदुराई। मदुरा इसका पुराना नाम था। जो ये सिटी है मदुराई, ये कहाँ पे है, ये है तमिलनाडु में। तो ये दोनों जो शहर थे शोलापुर और मदुरा, ये क्या बन के आए, ये एक इम्पोर्टेंट वीविंग सेंटर के तौर पे उभर के आए और यहाँ पे बहुत से लोगों को क्या काम मिलने लग गया, किस चीज का, हैंडलूम वीविंग का। अब इसके बाद एक चीज और देखने में आई, वो ये कि जिस तरह से नेशनलिस्ट मूवमेंट जो थी वो स्ट्रांग होती चली गई, यानी बहुत ज्यादा बढ़ती चली गई, तो उसमें एक चीज जो हुई वो ये थी कि महात्मा गांधी अर्ज टू बॉयकॉट ब्रिटिश टेक्सटाइल। मतलब जो महात्मा गांधी थे उन्होंने अपने फ्रीडम स्ट्रगल में ये एक चीज जो इंडिया के लोगों को कही वो ये थी कि आप ब्रिटिश टेक्सटाइल जो है उसे बॉयकॉट कर दे, उसे पहनना बंद कर दे और क्या करें, सिर्फ इंडिया का बना हुआ ऐसा कपड़ा जो हैंडलूम वीविंग के द्वारा बनाया गया है उसे ही इस्तेमाल करें। और इसी तरह से ये नेशनलिस्ट मूवमेंट जब चलती रही, आगे ग्रो करती रही, तो बाद में एक चीज और जो सबको देखने को मिली वो ये थी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पुट द इमेज ऑफ चरखा ऑन इट्स फ्लैग। अब देखिए हमें ये चीज पता चल रही है ना कि जो क्योंकि हमारी इंडियन जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो डिक्लाइन हो रही थी, तो वो एक तरह से एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया बहुत सी नेशनलिस्ट मूवमेंट का, क्योंकि अब लोग ये चाह रहे थे कि हम किसी तरह से इसको दोबारा से रिवाइव अप करें। तो उसके लिए क्या स्टेप्स लिए जा रहे थे, चाहे तो महात्मा गांधी जी अर्ज कर रहे थे लोगों को कि आप क्या करें, आप ब्रिटिश कॉटन जो टेक्सटाइल है उनको मत पहने। तो दूसरी तरफ जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी थी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1931 में जो अपना फ्लैग डिजाइन किया तो उसमें किस चीज की इमेज रखी, चरखा की इमेज रखी। धीरे धीरे बाद में इंडिया में जो कुछ सुधार हुए उसमें ये था कि कॉटन मिल्स बनने लगी, यानी कॉटन मिल्स कम अप। अब बहुत सी कॉटन मिल्स जो थी वो इंडिया में सेटअप हुई। सो द फर्स्ट कॉटन मिल वॉज सेटअप एट बॉम्बे इन 1854। अब 1854 में सबसे पहली जो कॉटन मिल थी वो बनी कहाँ पे, बॉम्बे में। अब बॉम्बे में ये क्यों बनी, इसके पीछे भी कुछ कारण थे। जैसे कि पहला कारण ये है कि बॉम्बे वॉज एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट फॉर कॉटन एक्सपोर्ट। बॉम्बे जो था वो एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट था, एक ऐसी बंदरगाह थी जहां से कि कॉटन एक्सपोर्ट होती थी। और ये कहाँ पे एक्सपोर्ट होती थी, एक तो ये जाती थी इंग्लैंड में एंड दूसरा ये जाती थी चाइना में। प्लस आपको ये चीज भी पता होना चाहिए कि जो बॉम्बे है ये कहाँ पे लोकेट करता है, ये इंडिया के वेस्टर्न पार्ट पे लोकेट करता है, जहां पे क्या अवेलेबल है, ब्लैक सॉइल। और जो ब्लैक सॉइल है ना, ये बहुत ही फिट होती है फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन। तो अगर आपको ऐसी जगह मिल रही हो जहां पे कि आपको पता है कि आपको वो सॉइल भी मिल जाएगी जहां पे कॉटन ग्रो हो सकती है, और साथ ही आपको ऐसा पोर्ट भी मिल जाएगा जहां से कि आप अपनी कॉटन को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो वहां पे बहुत से ट्रेडर्स क्या करेंगे, आके कॉटन मिल सेटअप करेंगे ना। तो यही चीज हुई बॉम्बे के साथ भी। और बाद में ये देखा गया कि बाय 1900 देयर वर 84 मिल्स इन बॉम्बे, यानी अकेले बॉम्बे में ही कम से कम 84 मिल्स जो थे वो बन गए थे, किसके, कॉटन के। और अब ये जो मिल्स सेटअप हुए थे ना, तो इसको सेटअप करने वाले ज्यादातर जो लोग थे वो कौन थे, या तो वो थे पारसीज या थे वो गुजरातीज। सिमिलरली एक मिल अहमदाबाद में भी बनी जो स्टार्ट हुई थी इन द ईयर 1861। अब क्योंकि जो अहमदाबाद है गुजरात में, वहां पर भी आप जानते हैं कि कॉटन वगैरह इजीली ग्रो हो सकता है, तो 1861 में एक मिल कहाँ पे बन गई, अहमदाबाद में। और क्योंकि अभी एक प्रॉफिटेबल बिजनेस लग रहा था लोगों को कुछ हद तक, तो इस वजह से एक मिल और बनी, वो बनी कानपुर में। अब जब ये बहुत सारी मिल्स बन गई, कॉटन मिल्स, तो इसकी वजह से हुआ ये कि मेनी पुअर पीजेंट्स, artisans, agricultural laborers went to these mills in search of work।
अब जो ऐसे पुअर पीजेंट्स थे या एग्रीकल्चरल लेबरर्स थे जिनके बारे में हमने एक प्रीवियस चैप्टर में ये पढ़ा था कि क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी टैक्सेस लगा दिए जाते थे उनके ऊपर, जिसकी वजह से वो अपना लैंड टैक्स पे नहीं कर पाते थे और मजबूरी में क्या हो जाता था उनसे, उनको उनका इवन लैंड तक उनसे छीन लिया जाता था, जिसकी वजह से वो बेचारे बेरोजगार हो जाते थे। तब ये लोग क्या करने लगे, काम जो था, रोजगार जो था, उसे ढूंढने के लिए कहाँ पे जाने लग गए, इन सारी मिल्स में जाने लग गए। अब इनिशियली इंडियन टेक्सटाइल्स फेस प्रॉब्लम्स, जितनी भी इंडियन टेक्सटाइल्स थी या जो मिल्स बन रही थी इनको भी कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी। अब वो क्यों फेस करनी पड़ रही थी, अगेन यहाँ पे भी टफ कंपटीशन था। अब देखिए, एक तो बहुत सारी मिल्स आ गई हैं, है ना, एक तो क्या हो गया, इंडिया में बहुत सारे मिल्स भी खुल रहे हैं, प्लस उनको कॉम्पीट करने के लिए यहाँ पे ब्रिटिश कॉटन भी अवेलेबल है। तो एक बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन वाली सिचुएशन थी जो कि शुरुआत में इंडियन टेक्सटाइल्स को फेस करनी पड़ रही थी। मोर ओवर देर वॉज नो सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। अब अगर आपको याद हो, हमने क्या डिस्कस किया था कि जब ब्रिटेन के जो लोग थे उनको दिक्कत आ रही थी तो वहां पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया था ना उनको। उन्होंने क्या किया था, एक तो उन्होंने बैन लगा दिया था इंडिया के कपड़े पे, फिर बहुत ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी भी उन्होंने उसके ऊपर लगा दी थी, है ना। और प्लस एक जो पॉजिटिव काम उन्होंने और उनके लिए किया था वो क्या था कि कैलिको नाम की इंडस्ट्री जो थी वो लगा दी थी वहां पे। एक ऐसी उन्होंने इंडस्ट्री बना दी थी जहां पे जो हमारे इंडिया के कॉटन के प्रिंट्स होते थे उनको कॉपी करके वो कपड़ा तैयार करते थे, है ना। तो अब ब्रिटेन के लोगों को तो वहां की गवर्नमेंट कर रही थी सपोर्ट, लेकिन इंडिया में गवर्नमेंट कोई भी सपोर्ट नहीं कर रही थी। अब आप पूछेंगे कि इंडिया में गवर्नमेंट सपोर्ट क्यों नहीं कर रही थी। देखिए, उस वक्त इंडिया की गवर्नमेंट कौन थे, ब्रिटिशर्स ही थे ना। तो अब वो क्यों इंडिया को सपोर्ट करेंगे, उनकी तो कोशिश यही रहेगी ना कि जो ब्रिटेन है उन्हीं को ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने को मिले, उन्हीं की सेल ज्यादा इंक्रीज हो। तो सच वाज द सिचुएशन एट दैट टाइम। इसके अलावा एक चीज जो पॉजिटिव हुई थी जिसकी वजह से इंडियन टेक्सटाइल जो थी इनमें थोड़ी सी इनको इम्प्रूवमेंट देखने को मिली थी, वो ये हुई थी कि ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज गॉट एन ऑर्डर फॉर मिलिट्री ड्रेसेस। अब ये जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुई थी ये हुई थी 28 जुलाई को, ये बिगिन हो गई थी इन द ईयर 1914 और ये बहुत लंबा चला था ये युद्ध। ये खत्म हुआ था 11th ऑफ नवंबर 1918। अब जब 4 साल के लिए सारी की सारी जो है युद्ध में आ चुके हैं कंट्रीज, तो उस वक्त जो मिलिट्री थी उनके ड्रेसेस सिलने का ऑर्डर किनके पास आया, हमारी इंडियन टेक्सटाइल्स के पास, जिसकी वजह से इन्हें थोड़ा सा एक रिलीफ देखने को मिला। बिकॉज अब इनको लगा कि हाँ, हमारी भी सेल बढ़ रही है और हमें भी कुछ प्रॉफिट्स अर्न हो रहे हैं। तो अब जब आप इंडिया के टेक्सटाइल के बारे में, उसके फेमस होने के बारे में और बाद में हमारी इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के डिक्लाइन के बारे में जान चुके हैं, तो अब बात करते हैं स्टील के बारे में। और जब हम बात कर रहे हैं स्टील के बारे में तो सबसे पहले बात करेंगे वुड स्टील के बारे में। ये एक ऐसा स्टील था जो कहाँ पे प्रोड्यूस होता था, इंडिया में। और जब हम वुड स्टील की बात करने जा ही रहे हैं तो हेयर वी विल टॉक अबाउट टीपू सुल्तान स्वॉर्ड विच वाज मेड ऑफ वुड स्टील। अब ये जो टीपू सुल्तान थे ये कौन थे, ये मैसूर के किंग थे और ये वहां पे कब तक किंग रहे, 1799 तक। उसके बाद जब इनकी डेथ हो गई तो जो ये किंगडम था ये पास ऑन हो गया था ब्रिटिशर्स को। अब जो ये टीपू सुल्तान थे इन्होंने बहुत से युद्ध लड़े थे, किनके अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। और अपने युद्ध में ये इस्तेमाल करते थे अपनी इस खूबसूरत तलवार का। ये तलवार ना सिर्फ देखने में खूबसूरत है बल्कि ये बहुत ही मजबूत स्वॉर्ड थी और ये बनी थी वुड स्टील से। अब ये स्टील इतना मजबूत होता था क्योंकि ये बना था हाई कार्बन स्टील से, सो ये इतना मजबूत होता था कि दैट इट कुड रिप द आर्मर ऑफ द एनिमी। अगर आपने कोई ऐसी पुरानी मूवी देखी है जिसमें राजा का युद्ध दिखाया गया हो या कोई ऐसा सीरियल देखा है जिसमें राजा का युद्ध दिखाया गया हो, तो आपने ये चीज नोटिस की होगी कि राजा जब युद्ध पे जाते थे तो वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक मेटल से बना हुआ शीट के जैसा कुछ पहनते थे जिसे क्या कहा जाता है, आर्मर। अब ये जो स्वॉर्ड थी ये इतनी मजबूत थी कि उस आर्मर तक को भी रिप ऑफ कर सकती थी, यानी उसको काट के जो एनिमी था उस तक पहुंच सकती थी और उसे किल कर सकती थी। और ये स्वॉर्ड इतनी फेमस हुई कि आज भी ये इंग्लैंड के एक म्यूजियम में पड़ी है। तो ये किससे बनी थी, ये बनी थी हाई कार्बन स्टील से जिसको कहा जाता था वुड स्टील। अब ये जो इतना मजबूत स्टील था
ये बनता कहाँ था और इसका बनने का प्रोसेस क्या था वो भी समझ लेते हैं। ये जो एक बहुत ही मजबूत स्टील था ये इंडिया में बनता था और ये कैसे बनता था। आयरन वॉज मिक्सड विथ चारकोल एंड पुट इनसाइड क्ले पॉट्स बाय मेंटेनिंग द राइट टेम्परेचर एंड हेंस फाइन क्वालिटी स्टील वॉज प्रोड्यूस्ड। मतलब अगर आप इस इमेज में देखें तो यहाँ पे आपको क्या दिखाया गया है कि ये कुछ लोग बैठे हैं जो बेसिकली मेटल्स के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये क्या किया जाता था, इस तरह की जो ये वुड स्टील थी इसे बनाने के लिए क्या करते थे कि ये आप ये एक तरह से जो ये पॉट देख रहे हैं इसमें क्या कर रखा है उन्होंने, आग जलाई हुई है ना, तो वहां पे एक वो बहुत ही टेम्परेचर, एक परफेक्ट टेम्परेचर मेंटेन करके रखते थे, ठीक है। और इसी क्ले पॉट के अंदर क्या किया जाता था, आयरन को मिक्स कर दिया जाता था चारकोल के साथ। मतलब इतनी हीट बना दी जाती थी कि ये जो आयरन था ये पिघल जाता था एक लिक्विड फॉर्म में और इसके अंदर चारकोल को मिक्स करते थे और उससे एक बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का स्टील प्रोड्यूस होता था जिसे हम कहते थे वुड्स स्टील। और ये स्टील इतना फेमस था कि आप इस बात का इससे भी पता लगा सकते हैं कि एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट जिनका नाम था माइकल फैराडे, इन्होंने 4 इयर्स तक यानी 4 सालों तक सिर्फ वुड्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी किया था ताकि वो ये बात समझ सके कि ये इतना मजबूत और बढ़िया क्वालिटी का स्टील कैसे होता है। अब हालांकि हमारी इंडस्ट्री जो थी वो इतना बढ़िया स्टील प्रोड्यूस कर रही थी पर फिर भी बहुत ही जल्द क्या देखने में आया, जो स्टील इंडस्ट्री थी वो डिक्लाइन होने लग गई। बट सून द स्टील इंडस्ट्री डिक्लाइन। अब विद द कमिंग ऑफ यूरोपियन पावर्स द आयरन ऑफ इंग्लैंड डिस्प्लेस द इंडियन स्टील एंड मेनी फर्नेसेस वर अबेंडन्ड। मतलब जैसे जैसे यूरोपियन पावर्स जो थी वो इंडिया में आने लगी, चाहे वो ब्रिटिशर्स थे, डच थे या फ्रेंच थे, तो क्या होने लग गया, फॉरेन कंट्री के स्पेशली जो इंग्लैंड के आयरन थे वो इंडिया में आने लग गए जिसकी वजह से इंडियन स्टील की डिमांड कम होने लगी। और इसका नतीजा ये हुआ कि बहुत से जो फर्नेसेस थे वो अबैंडन होने लग गए यानी खाली होने लग गए। अब फर्नेसेस क्या होता है, जैसे कि हमने आपको प्रीवियस अभी जो स्लाइड थी उसमें क्या दिखाया था, एक प्रोसेस दिखाया था ना कि जहां पे वो लोग स्टील बना रहे थे। अगर हम दोबारा वहां पे चलें तो आप ये देखेंगे कि ये जो ये इमेज है इसमें ये क्या कर रहे हैं, ये स्टील बना रहे हैं ना, तो ये बेसिकली एक फर्नेस होता है। तो अब जब ये चीजें होने लगी कि यहाँ पे इंग्लैंड का आयरन आ गया तो फर्नेसेस अबेंडन होने लग गए क्योंकि अब लोगों के पास काम ही नहीं रहा था। क्योंकि ज्यादातर जो थी मार्केट जो थी उसमें क्या था, इंग्लैंड का आया हुआ आयरन था और लोग उसे ही यूज कर रहे थे। इसके अलावा भी बहुत से कारण थे जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री डिक्लाइन हो रही थी। वो क्या कारण थे वो भी जान लेते हैं। सो अदर रीजन फॉर डिक्लाइन ऑफ स्टील इंडस्ट्री वॉज, पहला रीजन था कि फॉरेस्ट लॉज दैट प्रोहिबिटेड एंट्री ऑफ ट्राइब्स। अगर आपको याद हो हमने अपने एक प्रीवियस चैप्टर में ये पढ़ा था कि कुछ फॉरेस्ट लॉज बना दिए थे ब्रिटिशर्स ने, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि कुछ फॉरेस्ट को उन्होंने क्या कर दिया था, रिजर्व फॉरेस्ट के तौर पे घोषित कर दिया था। अभी जो रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं यहाँ पे आप किसी की भी एंट्री अलाउ नहीं करते। तो जो ऐसी बहुत सी ट्राइब्स जो इन फर्नेसेस पे काम किया करती थी, अब जब उनको इन फॉरेस्ट में अंदर जाना ही बंद कर दिया तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आई, उनके पास आयरन होता ही नहीं था। एक्चुअली में जो ओर्स होते हैं ना, ओर्स यानी कि वो खादान जहां से आपको मेटल मिलना है, वो ज्यादातर कहाँ पे होती है, जंगलों में। तो अगर आपको जंगल में जाने ही नहीं दे रहे हैं, वहां पे आपकी एंट्री बैन कर दी है, तो वो जो ट्राइब्स है वो कहाँ से लेके आएंगे अपने लिए रॉ मटेरियल और कैसे बनाएंगे स्टील। सो दिस वाज आल्सो अ रीजन। नेक्स्ट एक चीज जो और हुई वो ये थी कि अगर कभी कहीं आपको अलाउ कर भी दिया जाता था ना किसी ट्राइब को कि हाँ फॉरेस्ट में जा सकते हैं, तो हेवी टैक्सेस जो थे वो पे करने पड़ते थे। हेवी टैक्सेस वर देयर फॉर एंटरिंग इनटू द फॉरेस्ट। मतलब आपको बहुत ह्यूज अमाउंट पे करना पड़ता था ब्रिटिशर्स को, और अगर आप ये ह्यूज अमाउंट यानी ये टैक्स पे करते हैं तभी आप जा सकते हैं जंगल में और वहां से क्या ला सकते हैं, अपने लिए आयरन खोज के ला सकते हैं सो दैट आप आगे उसको फर्दर यूज कर सकें। अब इस तरह से जब आप हैवी टैक्सेस पे कर रहे हो और प्लस आप जानते हैं कि क्या हो गया, अवेलेबिलिटी हो गई ब्रिटिश स्टील की इंडिया में, तो आप जानते हैं कि आपको क्या होने वाला है, सिर्फ लॉस ही होने वाला है। रीजन क्या है कि अगर आप इसको समझें, इनकम तो आपको हो नहीं रही, इनकम तो आपके पास किसी तरह से है नहीं क्योंकि ब्रिटिश स्टील आ गया, लोग उसी को ज्यादा परचेज कर रहे हैं। और जो ये आपको
ओर्स में से सामान निकाल के लाना है, यानी जो आयरन निकाल के लाना है, अपना जो रॉ मटेरियल, उसके लिए भी आपको बहुत ज्यादा टैक्सेस पे करने पड़ रहे हैं। तो इससे क्या होता है, लॉस वाली सिचुएशन पैदा हो जाती है। और अब क्योंकि अवेलेबिलिटी हो गई थी ब्रिटिश स्टील की इंडिया में, तो इसकी वजह से जानते हैं क्या हुआ, बहुत सी इंडियन इंडस्ट्रीज ने क्या करना शुरू कर दिया, ब्रिटिश स्टील से ही उन्होंने यूटेंसिल्स यानी बर्तन बनाने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से जो हमारे इंडिया की स्टील इंडस्ट्री थी ये डिक्लाइन होने लग गई। मीनवाइल जब ये सारी चीजें हो ही रही थी, जब हमें डिक्लाइन फेस करना पड़ ही रहा था अपनी स्टील इंडस्ट्री के लिए भी, तो उस दौरान कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक बड़ी सी आयरन एंड स्टील जो है फैक्ट्री सेटअप करें, सो दैट हम उसमें भी उसी तरह प्रॉफिट कुछ अर्न कर पाए जैसे कि कॉटन मिल्स पे लोग कर पा रहे थे। तो ऐसे ही जो कुछ लोग थे उनमें से बात करते हैं हम जमशेदजी टाटा की, जिन्हें कि आप यहाँ इमेज में देख पा रहे हैं। तो हुआ क्या कि आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज जो थी ये आने लगी इंडिया में। अब इसके पीछे कहानी ये है कि इन 1904 चार्ल्स वेल्ड, अ जियोलॉजिस्ट, एंड जमशेदजी टाटा स्टार्टेड सर्चिंग फॉर द फाइनेस्ट आयरन ओर इन इंडिया। मतलब अभी जो जमशेदजी टाटा है ये बड़े बेटे थे दोराबजी टाटा के, और इन्होंने क्या किया, 1904 में एक अमेरिकन जियोलॉजिस्ट थे चार्ल्स वेल्ड, उनको अपने साथ लिया और इन्होंने क्या सोचा कि हम सर्च करेंगे फाइनेस्ट आयरन ओर इंडिया की, सो दैट हम अपनी एक आयरन एंड स्टील फैक्ट्री सेट कर पाए। और इन्होंने क्या चीज नोटिस की कि एक ट्राइब थी जिसका नाम है अगरिया ट्राइब। अब ये जो अगरिया ट्राइब के लोग थे ना, इन्होंने देखा कि एक हिल पर से पूरे बास्केट लोड्स लेके आ रहे हैं आयरन के। तो बाद में इस अगरिया ट्राइब की मदद से इन्होंने ढूंढ निकाली राजहारा हिल्स, जहां पर कि इन्हें बहुत ही बढ़िया आयरन ओर मिल गई। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पर अगर ये अपना आयरन एंड स्टील फैक्ट्री सेट करते हैं, तो क्योंकि वहां पर कहीं पे भी वाटर की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, तो उस वजह से इन्हें ये लगा कि ये एक राइट प्लेस नहीं होगा अपनी फैक्ट्री सेटअप करने के लिए। तो इन्होंने दोबारा अपनी खोज शुरू की, और उस खोज का नतीजा क्या निकला, a place was found with the help of Agaria tribe. Here Bhilai steel plant was founded. A large forest area was cleared near river Subarnarekha. अब अगरिया ट्राइब की मदद के साथ, यानी दोबारा अगरिया ट्राइब की मदद लेकर इन्होंने एक जगह खोज निकाली जहां पे फिर इन्होंने अपना स्टील प्लांट लगाया। भिलाई स्टील प्लांट उसका नाम है। और इसके लिए इन्होंने क्या किया, एक बहुत ही लार्ज फॉरेस्ट एरिया था जिसे क्लियर किया, और फिर ये इन्होंने एक स्टील प्लांट लगाया। कहाँ पे, रिवर सुवर्ण रेखा के पास। अब क्योंकि इनको क्या चाहिए थी, ऐसी जगह ना जहां पे इनके पास रिवर भी हो और भी हो, तो ये एक परफेक्ट प्लेस इन्हें मिल गया और इन्होंने यहाँ पे अपना एक स्टील प्लांट सेटअप कर लिया। इवन बाद में एक टाउनशिप भी बनाई गई जिसका नाम रखा गया जमशेदपुर। अब आप ये बात समझ चुके हैं कि जो ये टाटा ग्रुप था, इन्होंने एक भिलाई स्टील प्लांट लगाया और यहाँ पे एक साथ ही सिटी भी बनाया, एक टाउनशिप बनाई बेसिकली, जिसका नाम रखा गया जमशेदपुर। अब इसके बाद क्या हुआ, द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग स्टील हेयर इन 1912। मतलब 1912 में जो ये टिस्को था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इन्होंने स्टील प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। लेकिन इनिशियली इनको भी कुछ समस्याएं देखने को मिली। वो ये कि जो ब्रिटिशर्स थे ना, वो इंडिया की जो स्टील थी उसके ऊपर कोई खास ट्रस्ट नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि जो स्टील ब्रिटेन से बन के आता है उसकी क्वालिटी ज्यादा बढ़िया होती है। तो इस वजह से टिस्को के पास से कोई ज्यादा परचेज नहीं कर रहे थे ब्रिटिशर्स। लेकिन बाद में कुछ सिचुएशन चेंज हुई और हुआ ये कि 1914 द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक। Tisco got the chance to produce carriage wheels and shells for the war and rails for Indian railways. अब अगर आपको ये सिचुएशन समझाएं तो हुआ ये कि 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, जिसके बारे में हमने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि क्या हुआ था, 4 साल तक ये युद्ध चला था, बहुत लंबा युद्ध था। तो उस वक्त जो ये ब्रिटिशर्स थे ना, इनको टिस्को की मदद लेनी पड़ी सो दैट वो क्या कर सके, उनके लिए शेल्स बना सके जो यूज होने थे वॉर पर्पस के लिए। इतना ही नहीं, अगर आपको ये चीज पता हो कि हमारी जो फर्स्ट रेलवे थी, जो स्टार्ट हुई फर्स्ट ट्रेन, वो कब हुई थी, 1853 में। तो जो हमारी पहली ट्रेन थी वो चली थी 1853 में। तो उसके बाद से जो ब्रिटिशर्स थे वो लगातार ये चाह रहे थे कि जो इंडियन रेलवेज हैं उनको डेवलप किया जाए, नई नई रेलवे लाइंस बनाई जाए और ट्रेन चलाई जाए, ताकि मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो इम्प्रूव हो सके। ऐसे टाइम पे
अब हो क्या रहा है, क्योंकि वॉर हो रहा है, उधर उनको रिक्वायरमेंट किस चीज के लिए है, वॉर के लिए भी चाहिए शेल्स, और इंडियन रेलवेज के लिए भी उनको स्टील चाहिए, क्योंकि उनको रेल्स बनवानी है और सारी चीजें बनवानी है। तो उनको किस पे डिपेंड होना पड़ रहा है, टिस्को पे। रीजन वॉज दिस कि ब्रिटेन से अब स्टील ज्यादा नहीं आ पा रहा था, क्योंकि ब्रिटेन का जो स्टील था वो कहाँ पे यूज हो रहा था, वॉर पर्पस के लिए, कि वॉर में जो भी चीजें रिक्वायर्ड थी स्टील की, उसमें उनका स्टील सारा लग जाता था। तो ऐसे टाइम में टिस्को के लिए ये सिचुएशन एक बहुत ही बढ़िया सिचुएशन उभर के आई, क्योंकि ना सिर्फ वो शेल्स बना रहे थे वॉर के लिए, बल्कि वो इंडियन रेलवेज के लिए भी रेल्स तैयार कर रहे थे, और जो भी उनका रिक्वायर्ड सामान था वो बना रहे थे। अब सिचुएशन ये हो गई थी कि इन 1919 ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज बाइंग 90% ऑफ स्टील फ्रॉम टिस्को। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो रिक्वायरमेंट थी, तो उस रिक्वायरमेंट का जो 90% होता था ना परचेज करना स्टील का, वो कहाँ से परचेज कर रहे थे, टिस्को से। मतलब उनकी 90% जो उनको प्रोवाइड की जा रही है फैसिलिटी स्टील की, वो किन की तरफ से प्रोवाइड की जा रही है, टिस्को की तरफ से। Later, as the nationalist movement grew stronger, the Britishers tried to concede many demands in order to retain its control over India, resulting in development of Indian industries. अब आगे चल के सिचुएशन कुछ इस तरह से पलट गई कि मतलब जो नेशनलिस्ट मूवमेंट्स थी वो ज्यादा स्ट्रांग होती जा रही थी, क्योंकि जो इंडिया के लोग थे वो क्या कह रहे थे कि क्योंकि इंडिया हमारा कंट्री है तो हमारे कुछ राइट्स हैं और हमारी कुछ, हम चाहते हैं कि हमें कुछ फेवर्स मिले। तो ऐसे में जब ब्रिटिशर्स को लग रहा था कि उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है इंडिया के ऊपर अपना कंट्रोल रिटेन कर पाना, तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, कुछ उनकी जो शर्तें थी उन्हें मानना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से बाद में ये देखने को आया कि जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी वो डेवलप होने लग गई। मतलब इनिशियली जहां हमने नोटिस किया था कि हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी प्लस हमारी जो स्टील इंडस्ट्री थी, जो कि क्या होने लग गई थी, डिक्लाइन होने लग गई थी बिकॉज ऑफ दीज ब्रिटिशर्स। बाद में यही इंडस्ट्रीज जो थी इन्होंने ग्रोथ भी देखी। अब इन्होंने ग्रोथ इस वजह से देखी क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे इन्हें बहुत सी शर्तें माननी पड़ रही थी, किन लोगों की, नेशनलिस्ट की, क्योंकि अब ये क्या चाह रहे थे कि किसी भी तरह से इंडिया पे हमारा कंट्रोल रह जाए। तो ऐसे में हमारी जो इंडस्ट्रीज थी इन्होंने कुछ हद तक फायदा भी होते हुए देखा। तो अब आप इस चैप्टर में समझ चुके हैं कि आपने क्या चीज जानी, हमारी दो बहुत ही फेमस इंडस्ट्रीज के बारे में भी जान लिया, उनके जो फाइनेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स थे जैसे कि फाइनेस्ट क्वालिटी का फैब्रिक और फाइनेस्ट क्वालिटी की स्टील, उसके बारे में भी जान लिया। प्लस आपने जान लिया उनके डिक्लाइन के बारे में भी, और ये भी जान लिया कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसकी वजह से इन्हीं इंडस्ट्रीज ने थोड़ा बहुत अपने अंदर ग्रोथ भी होते हुए देखा। प्लस बाद में जो नेशनलिस्ट थे उनके डिमांड की वजह से भी इन्होंने नोटिस की अपने अंदर एक ग्रोथ, यानी अपने ट्रेड के अंदर एक इन्होंने इंक्रीज होता हुआ महसूस किया। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ आवर चैप्टर। Thank you for watching. For more such videos, please subscribe to Success Series Education.